सभी को नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम यूपीएससी का एक ऐसे चेक करेंगे और विशेषकर जो ऐसे हम लेंगे उन बच्चों का लेंगे या उन स्टूडेंट्स का लेंगे जो अभी इस साल 2026 में प्री पास जिन्होंने की है। अभी मेंस की एग्ज़ाम होने वाली है, बहुत कम टाइम बचा है, 15-20 दिन बचे हैं मेंस के एग्ज़ाम के। तो हम ये देखेंगे निबंध कैसा है, निबंध में क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए। अभी आपके सामने मैं एक निबंध दिखाऊंगा और आशा करता हूँ जिनका निबंध हम देख रहे हैं मुझे विश्वास है कि इनको मेंस के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इनकी जीएस की कॉपी भी मैं लगातार देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत ही उम्दा आंसर है। जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखते हैं वैसे आजकल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलो अपन चलते हैं आईपैड की स्क्रीन पे और एक निबंध चेक करते हैं आपके सामने, ताकि आपको भी एक अनुभव मिले जो बच्चे 2027 की 28 की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हो कि विशेषकर मैं निबंध पढ़ाता हूँ, निबंध और एथिक्स पढ़ाता हूँ यूपीएससी के लिए। मुझे एक बार 2016 की एग्ज़ाम में 157 मार्क्स निबंध में मिल चुके हैं। इसके अलावा जैसे 18 में 130, 19 के अंदर भी 131-32, मतलब अच्छे मार्क्स निबंध में मुझे हमेशा मिले हैं। 2014 की एग्ज़ाम में मुझे 133 मिले थे। तो निबंध को लेकर मेरा एक अच्छा खासा अनुभव है जिससे आपको फ़ायदा मिलने वाला है। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करा करो, ऐसे ही वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। इससे पहले भी मैंने एक निबंध का 1-2 घंटे का वीडियो अपलोड किया जिसमें रफ कार्य कैसे तैयार करते हैं, वो भी जाके देखना। अभी रिसेंटली अपलोड किया गया अपने चैनल पे, बहुत बच्चों ने प्यार दिया है। 2 घंटे का वीडियो है वो, तो ज़रूर देखना। आइए चलते हैं स्क्रीन पर, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये हमारी कॉपी है यूपीसी मेंस मेंटरशिप एंड टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है 2026 के लिए। अभी 21 अगस्त से मेंस की एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी 2026 की। उस दिन पहला पेपर ऐसे का पेपर होगा और अभी स्टूडेंट्स काफ़ी निबंध लिख रहे हैं। नाम मैंने यहाँ छुपा दिया, अभी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते हैं, बाद में जब सिलेक्शन होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि ये वही ऐसे था। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनको मेंस के एग्जाम में, देखो इनका इंटरव्यू कॉल तो वैसे भी नहीं रुकने वाला, इनका एक अच्छा खासा अनुभव है। 2 इंटरव्यू पहले भी दे चुके हैं और रिटर्न में हालांकि पहले बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं थे, कट ऑफ से 20-30 नंबर ऊपर थे, लेकिन इस बार उम्मीद करते हैं कि कट ऑफ से इनके 70-80-100 मार्क्स ऊपर हो, क्योंकि इनकी मेहनत है, स्टूडेंट्स की मेहनत है, वो मेहनत ही विश्वास के रूप में झलकता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो निबंध का टाइटल क्या है। सबसे पहले जब हम निबंध लिखते हैं देखते हैं तो निबंध का टाइटल को समझना बहुत जरूरी होता है और कितना सुंदर तरीके से प्रेजेंट करना होता है। तो है भविष्य उन्हीं का है जो नवाचार और विवेक में संतुलन स्थापित करते हैं। तो देखो जब मैं मेंस के एग्जाम में, यूपीसी एग्जाम में ऐसे लिखता था, सबसे पहले मेरा काम होता था कि टाइटल को समझना। जैसे मैं क्या करता था कि जो टाइटल होता है, जैसे इसमें एक फ्यूचर यानी भविष्य, एक नवाचार, विवेक और संतुलन, 4 कीवर्ड है। इन 4 कीवर्ड्स के अंडर अंडर अपने को क्या करना है, निबंध लिखना है। जब हम 4 कीवर्ड्स को समझ लेते हैं तो इसका मतलब विषय की समझ हम अच्छे रखते हैं। यूपीएससी के आप सिलेबस में देखोगे निबंध के बारे में बताया उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि आप यदि विषय की समझ अच्छी रखते हो, टू दी पॉइंट लिखते हो, अपनी बात को संक्षेप में लॉजिकल वे में रखते हो, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं जो सोच पा रहा हूँ कि भविष्य उन्हीं का होगा, इसका मतलब जो आने वाला फ्यूचर है उसका होगा जो नवाचार और विवेक में संतुलन स्थापित करते हैं। एक्चुअल में होता क्या, जैसे आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है या नवाचार का ज़माना है, लेकिन यदि उसमें विवेक नहीं होगा, यदि उसमें विजडम नहीं होगी, है ना, दिल और दिमाग इमोशन का यूज़ नहीं होगा, तो वो नवाचार किसी काम का नहीं है, वो गलत रास्ते चला जा सकता है। कई सारे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं इसका मतलब। और विवेक भी बिना नवाचार के कैसे आगे बढ़ेगा। विवेक विजडम जरूरी है, लेकिन बिना स्किल के, बिना टेक्नोलॉजी के भी विवेक क्या काम का है भाई। हमें सोसाइटी को नई ऊंचाई पर ले जाना है, देश को दुनिया में, इकोनॉमी में, साइंस में, डेवलपमेंट में काफ़ी आगे ले जाना है, तो वहाँ पर हमें नवाचार भी चाहिए होगा। तो इन दोनों का संतुलन होगा तभी ये आगे बढ़ पाएगा। तो इस निबंध में क्या समझते हैं हम, इस निबंध के टाइटल को समझ के हमने एक चीज़ जानी है कि इसका क्या क्या तरीका हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, अपने फ्यूचर को तो ध्यान में रखेंगे और उसमें हम बैलेंस बनाएंगे किसका, नवाचार का और विवेक का। तो हम पहले ये लिख सकते हैं, जैसे जब हम क्वेश्चन का मुख्य भाग लिखेंगे तो एक आइडिया लिख सकते हैं कि ऐसा नवाचार जहाँ विवेक नहीं था तो वो उसका फ्यूचर कैसा हुआ। जहाँ पे हम नकारात्मक डायमेंशन की बात कर सकते हैं, यानी बॉडी पार्ट में एक नकारात्मक डायमेंशन के 10 पैराग्राफ लिख सकते हैं या 8 पैराग्राफ लिख सकते हैं। फिर एक सकारात्मक, सकारात्मक का मतलब जहाँ पे नवाचार, नवाचार प्लस विवेक दोनों है। तो जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, हैप्पीनेस के एग्जाम्पल है, भूटान का, न्यूजीलैंड का, भ्रष्टाचार कम करना है वहाँ एग्जाम्पल है, साइंस स्पेस का एग्जाम्पल है, इसरो के एग्जाम्पल है, महिलाओं के एग्जाम्पल है ना, दिव्यांगों के एग्जाम्पल है, अलग अलग स्पोर्ट्स के आजकल जैसे कॉमनवेल्थ चल रहा है वो एग्जाम्पल है। तो हमें नवाचार प्लस विवेक दोनों को साथ रखना है। और एक तीसरा इसमें वे फॉरवर्ड आता है, 2 डायमेंशन, जो मुझे लग रहा है 2 डायमेंशन, और थर्ड डायमेंशन है वे फॉरवर्ड डायमेंशन या समाधान वाला जो डायमेंशन है वो भी हमें बताना चाहिए। इसके अलग अलग होंगे कि कैसे हम नवाचार और विवेक को अच्छा करके भविष्य बना सकते हैं। वहाँ पे अपना पर्यावरण की डायमेंशन आएगी, टेक्नोलॉजी का यूज करके। वहाँ पे आप इकोनॉमी की बात करोगे, उनकी साइंस और टेक की बात करोगे,
तो ये भी बता सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है यदि आप अपने निबंध को बहुआयामी दृष्टिकोण देना चाहते हैं तो एक तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से लिखना होगा, यानी बहुआयामी दृष्टिकोण से इसको लिखना होगा, और उसके लिए निबंध के कीवर्ड को समझना होगा आपको ना। तो अब हम देखते हैं कि ये जो निबंध है कितना खरा उतरता है, कितने मार्क्स इस निबंध को मिल सकते हैं, और आपकी राय क्या है। आप ना कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। एज ए मेंटर मैं अपनी ओपिनियन दूंगा, जरूरी नहीं कि उतने मार्क्स मिले, उसे कम भी मिल सकते हैं, उसे बहुत ज़्यादा भी मिल सकते हैं। अक्सर मेरा अनुभव जो कहता है कि मैंने हज़ारों, मतलब हज़ार क्या, मतलब कम से कम 4 या 5 हज़ार बच्चों की ऐसे की कॉपी चेक की होगी, और मैंने अक्सर ये जाना है कि जैसे हम निबंध का आंकलन करते हैं वो लगभग सही बैठ जाता है। हालांकि कई बार एक्सेप्शन होता है कि हम कितना कम सोचते हैं उसको ज़्यादा भी मिल जाते हैं, कई बार हम उनको कम तरह आंकते हैं उनको ज़्यादा भी मिल जाते हैं, मतलब। तो ऐसा चलता रहता है, ठीक है। ओके, एक और रहता है, यूपीसी का मार्किंग पैटर्न भी रहता है, वो बदलता रहता है, कभी इजी मार्किंग, कभी टफ मार्किंग। जैसे नॉर्मली मैं बोलूँ कि 2016 में उस समय मेरे 157 मार्क्स आए, तो उस साल थोड़ी सी इजी मार्किंग रही होगी ना। और उसके अलावा मेरे ज़्यादातर मार्क्स जो रहे 130-32 के आसपास रहे हैं, ठीक है। और 2024 में मेरे मार्क्स कम भी आए हैं ऐसे में। तो मैं तो अपनी ईमानदारी से बताता हूँ भाई, मेरे 2024 में ऐसे में कम मार्क्स थे। बाकी 5 मेंस लिखे, उनमें 4 में मतलब 130 प्लस थे, तो इसका मतलब एक एवरेज मार्क्स मेरे निबंध में अच्छे रहे। तो मैं आपको इतना तो बता सकता हूँ कि एक अच्छे निबंध की खास बात क्या होती है, उसके बारे में तो हम डिस्कशन कर सकते हैं। अब चलते हैं निबंध को चेक करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक खास बात आपके लिए, आपके लिए अभी ना जो अपना 15 अगस्त आ रहा है, उसके लिए हमने अपने जितने भी कोर्सेज हैं उसमें हमने 20% डिस्काउंट दिया है। विशेषकर जो मेरे सबसे अच्छे जो कोर्स रहते हैं वो होते हैं आंसर राइटिंग के। हिंदी मीडियम में आज आप देखो कौन ऐसे मेंटर है जिन्होंने बार बार इंटरव्यू दिए हैं और जिनके रिटर्न में मार्क्स अच्छे आए। जैसे मेरे रिटर्न में एक बार मैंने बताया 821 मार्क्स आ चुके हैं, ऐसे में 157 आ चुके हैं, एथिक्स में एक बार 126 आ चुके हैं, GS1 में 116 आ चुके हैं, और GS में और ऑप्शनल सब्जेक्ट सबको मिला के 821 रिटर्न में आ चुके हैं। इसके अलावा भी जब 3 बार इंटरव्यू दिया तो उस समय भी इंटरव्यू कॉल होता है, तो आप जानते हो उसकी काबिलियत मेंटर की कैसी होती है। तो अभी जितने भी अपने कोर्सेज है, प्री प्लस मेंस कोर्सेज है, प्रीलिम्स के जो टॉपर्स है जैसे सरवण सर का तिकड़म कोर्स है, CSET का कोर्स है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, उन पे हमने डिस्काउंट दिया 20%। देखो हमारी फीस वैसे भी ज़्यादा नहीं होती। आंसर राइटिंग बेच की 7,000 रुपये फीस है, ओनली 7,000 रुपये फीस है 6 महीने के लिए। उसके अंदर GS के 4 पेपर ऐसे राइटिंग का होगा, और इसमें भी आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कोर्स कितने हो गया 5500 रुपये मात्र। और ऐसे मेंटर से मार्केट में इस कोर्स की प्राइस लगभग होगी 30 से 35,000 रुपये, लेकिन हमेशा मेरे साथ जो बच्चे जुड़ते हैं वो बोलते हैं कि सर 5,000 रुपये में आप लाखों रुपए का कंटेंट, लाखों रुपए की आंसर राइटिंग करा देते हो। तो आपके लिए अच्छा मौका है। कहाँ जाना है आपको? जाना है अपने ऐप पे। मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अपना ऐप जो है। अच्छा, अपने ऐप के एक बार रिव्यू चेक कर लेना, यूपीसी कैटेगरी में किस मेंटर के इतने रिव्यू एक बार चेक भी कर लेना, क्योंकि बच्चे ऐसे झूठे रिव्यू नहीं करते हैं। अपने ऐप का नाम है स्टडी विथ DJ। आप गूगल प्ले स्टोर में या आपका iOS का जो है उसमें चेक कर लेना एक बार। स्टडी विद DJ अपना ऐप है, 4.9 स्टार है। 4.9 स्टार मतलब 5 में से। बच्चे प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। एक बार जाके देखना, मैं कह रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, एक बार अपना ऐप विजिट करना, आपको मज़ा आ जाएगा वहाँ पे कोर्स जाके देखने में। अभी अच्छा मौका है, 20% कम नहीं होता, बहुत होता है, मतलब 1,500 रुपये के लगभग डिस्काउंट एक कोर्स में, बड़े वाले कोर्स में। छोटे में कम मिलेगा, मतलब कई कोर्स 1,000 रुपये के भी हैं। बहुत सारे छोटे कोर्स हैं, कॉम्बो कोर्सेज भी हैं, छोटे कोर्स जैसे कि आपको इंटरनल सिक्योरिटी का चाहिए, आपको इन्वायरमेंट का चाहिए, आपको डिजास्टर मैनेजमेंट का चाहिए ना, छोटे साइंस और टेक का चाहिए। साइंस और टेक जो कोर्स पढ़ाया है जिन्होंने, वो यूपी से सिलेक्टेड है, IRS ऑफिसर हैं। और सरवण सर CSET जिन्होंने पढ़ाया या प्रीलिम्स का तिकड़म कराई, वो IFS ऑफिसर है। तो यहाँ पे सिलेक्टेड लोगों ने भी कोर्स करवाए हैं। प्राइस उनकी देखोगे आप 1,000 रुपये, 1,000-1,100 रुपये में आपको कोर्स मिल जाएगा। तो ज़रूर जाके विजिट करना एक बार। चलो अपन जल्दी से अपने आते हैं मेन ऐसे पे आते हैं कि कैसे इसको लिखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे अभी हमने बात की कि चारों कीवर्ड को ध्यान में रखना, रब कार्य कर लेना पहले। ओके, पहला इन्होंने शुरुआत जो की है वो एक अच्छे कोटेशन से की है कि आसमान को छू आए, विज्ञान के पंख देखना है, इंसान कहाँ तक पहुँचते हैं। एक बहुत अच्छी प्यारी लाइनें हैं गोपाल दास नीरज की, और इनको अंडरलाइन जरूर करें दोस्तों ना, अंडरलाइन जरूर करें। तो मैं इनको जो फीडबैक दूंगा कि यार यहाँ पे अंडरलाइन जरूर करें। अंडरलाइन का बहुत महत्व होता है, प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर दिखता है, तो अंडरलाइन जरूर करनी है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि उपरोक्त पंक्तियाँ वैज्ञानिक तकनीकों, नवाचारों की प्रगति को बताते हुए मानव के व्यवहार और अभिवृत्ति में बदलावों को रेखांकित करती है। आज विज्ञान अंतरिक्ष से लेकर विभिन्न ग्रहों, मानव मस्तिष्क की तरह सोचने वाले उपकरणों का निर्माण कर रही है। औद्योगिक क्रांति, तो ये कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स अंडरलाइन जरूर करें। औद्योगिक क्रांति से लेकर आज हम औद्योगिक क्रांति 4.0 में आ गए हैं। यहाँ पे AI, IoT, बिग डेटा, मशीन लर्निंग से संबंधित चीज़ें हो रही है। सवाल ये उठता है कि मानव क्या इन नवाचारों के साथ अपने आप संतुलित कर पाया है। देखो जो टाइटल था उसी को इन्होंने यहाँ पे इंट्रो में बता दिया कि नवाचार के साथ क्या मतलब मानव विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए इनको संतुलन बना पाया है, या ये असंतुलित मतलब चीज़ें हो रही है,
क्या तकनीक ने मानव सुविधा के साथ साथ आंतरिक पूर्णता प्रदान की है? कुछ क्वेश्चन भी इन्होंने यहाँ पे उठाए हैं। लेकिन मैं इनको साथ में बोलूँगा कि देखो अच्छे जो कीवर्ड्स हैं ना उनको अंडरलाइन जरूर करें, क्योंकि एग्जामिनर कई बार क्या होता है, हो सकता है लाइन बाय लाइन नहीं पढ़े, तो अंडरलाइन कीजिए। मैं इनको बोलूँगा कि अंडरलाइन कीजिए। अब इनको हिंट दे दिया कि देखो ऐसे अंडरलाइन करना है जो जैसा मैंने किया है, तो वो समझ जाएंगे कि हाँ मुझे अच्छी चीज़ों को, और इससे क्या होता है प्रेजेंटेशन भी अच्छा है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि शुरुआत से इनके जो विचार है ना, विचार बहुत अच्छे हैं, मतलब विचार काफ़ी अच्छे हैं, बिल्कुल फ्लो अच्छा है, इनको कंटिन्यू रखें। और निबंध में क्या होता है, कोई परफेक्शन नहीं होता है, सबके अपने अपने विचार, मौलिक विचार होते हैं। आप किसी भी अपने विचारों की तुलना दूसरे से नहीं कर सकते हो, आपके अपने विचार है, आपकी अपनी पढ़ाई है, आपकी अपनी सोच है, आपकी अभिवृत्ति खुद की है, तो निबंध में ये मायने रखता है। तो ये इनका निबंध चेक हो गया, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये आप निबंध की कॉपियाँ भी चेक करते हो? बिल्कुल चेक करते हैं। जो बच्चे प्री पास करते हैं ना हमारे मेंटरशिप में से, या बहुत सारे आते हैं, हाँ, वो जुड़ते हैं हमारे साथ, जो प्री पास स्टूडेंट है उनकी कॉपी चेकिंग होती है। बाकी जो आंसर राइटिंग बैच होता है उनकी कॉपी चेकिंग कैसे होती है, उनके लाइव आंसर राइटिंग होती है, तो वो मेरे सामने अपने आंसर खुद मिलाते हैं, प्लस क्या करते हैं फिर PDF बनाते हैं, तो उनको मैं ऑडियो फीडबैक देता हूँ। जैसे अभी मैं इनको फीडबैक लिख रहा हूँ तो उनको ऑडियो फीडबैक देता हूँ, जो अपने मेंटरशिप बैच होता है उनको बोलता हूँ कि अपनी फॉर्मेटिंग पे काम करें, अपनी नॉलेज पे काम करें, ठीक है। तो ये भी कई बच्चों की डाउट हो सकता है, बच्चे बोलेंगे सर हमारी भी कॉपी चेक आपने की नहीं, दिखाया नहीं। अपनी ईमानदारी हमेशा दिखाना जरूरी है भाई, झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी। तो जो प्री पास बच्चे उन्हीं की कॉपी चेकिंग होती है। बाकी जो कोर्सेज है ना उनमें कॉपी चेकिंग ऑडियो फीडबैक से होता है, बाकी कॉपी चेकिंग लाइव चेक में हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं कि अब उन्होंने अपना डायमेंशन, थोड़ा सा मुझे इसमें एक कमी लगी कि इंट्रो और बेटर हो सकता था, तो मैं इनको दूंगा कि जो भूमिका है ना, भूमिका को और प्रभावी बनाए, मतलब जल्दी से ख़त्म कर दिया। थोड़ा और विश्लेषण भूमिका में होना चाहिए था, एग्जामिनर को पता बताना चाहिए था कि हाँ इस निबंध में मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। फिर अब ऐसा लगे यहाँ से उनका मुख्य भाग शुरू हो गया है, जल्दी से शुरू हो गया। मेरा ये मानना है कि आप लिखूंगा यहाँ पे कि भूमिका के 2 से 3 पैरा लिखिए। और इनको फिर मैं इनसे बात भी करूंगा कि ये आपकी कमियां थी, क्योंकि प्री पास बच्चों के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना जरूरी है। इनको ये भी बताया जाएगा कि देखो ये कमियां थी, मतलब ये करना जरूरी है। मतलब अब है ना, यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है इनका मुख्य भाग शुरू हो गया है। आर्किटेक्ट समुदाय, ये कीवर्ड अंडरलाइन करने वाली बात है, क्योंकि यहाँ हिस्टोरिकल डायमेंशन से बात करेंगे। आर्किटेक्ट समुदाय से मानव कृषि की ओर प्रवृत्त हुआ तो उसने पहिए के आविष्कार, देखो नवाचार हुआ ना, से लेकर जेम्स वाट की। आप अंडरलाइन जरूर करो, अंडरलाइन नहीं करोगे तो एग्जामिनर को पता नहीं लगेगा कई बार, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ेंगे। तो अंडरलाइन कीजिए ताकि एग्जामिनर के माइंड में ये क्लिक करे कि देखो बच्चे ने कितने फैक्ट लिखे हैं, कितने डेटा लिखे हैं ना, इनको जरूर लिखें। इन सब के दौरान ये नए नवचारों का आगमन हुआ, सामाजिक आर्थिक पैमाने का बदलाव हुए, और इस कड़ी में औद्योगिक क्रांति का एक बड़ा विभाजक बना। नवाचार और उत्पादन के तरीकों एवं राजनीतिक सामाजिक बदलाव, अच्छे विचार है, मतलब पॉजिटिव और थिंकिंग बहुत तगड़ी है। मतलब औद्योगिक क्रांति कीवर्ड अंडरलाइन करें। औद्योगिक क्रांति के कारण मशीनों के प्रयोग में वृद्धि हुई, उत्पादन का ढांचा बदला, फलस्वरूप संसाधनों का दोहन तेजी से हुआ, बाजार की मांग को पूरा करने के लिए उपनिवेशों की खोज हुई, नई उपनिवेशों की खोज हुई, और आर्थिक लाभ के पूंजीगत शोषण, दास प्रथा, बहुत ही अच्छे कीवर्ड्स के साथ वो अपनी बात लिख रहे हैं। साथ में देखो ये देखो ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस, वेरी गुड कीवर्ड्स, मतलब ऐसे कीवर्ड लिखना चाहिए। वेरी, आप लिखो, बच्चों को अप्रिशिएट करो कि वेरी गुड कीवर्ड्स, ऐसे कीवर्ड्स लिखो, उनको अंडरलाइन करो, एग्जामिनर को दिखाओ कि नए जो कीवर्ड्स चल रहे हैं करंट अफेयर में उनको भी दिखाओ। ऐसे कीवर्ड को कंटिन्यू करें, विचार अच्छे हैं, अच्छा फ्लो चल रहा है। और इन्होंने मतलब एक डायमेंशन ऐसा पकड़ा है कि मिक्स डायमेंशन पकड़ा है अभी तक तो, और ये भी चलेगा, मतलब सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपना इंटीग्रेशन होता है निबंध को लेकर, ठीक है। आगे, अब आगे औद्योगिक क्रांति के बाद इनका एक फ्लो भी चल रहा है कि कैसे प्राचीन आर्किटेक्ट समुदाय से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से आगे फिर अपन आधुनिक सोसाइटी में प्रवेश कर रहे हैं, तो निबंध में एक फ्लो नजर आता है। तो हम कह सकते हैं कि फ्लो अच्छा है। निबंध का एक मेन अच्छी चीज़ होती है कि फ्लो अच्छा होना चाहिए, फ्लो अच्छा है। और साथ में देखो अच्छी बात क्या है, पैराग्राफ अच्छे हैं, पैराग्राफ बहुत अच्छे हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ रखो, कोई कोई मतलब हेडिंग सब हेडिंग पॉइंट्स मत लिखो, पैराग्राफ बहुत अच्छे हैं, मतलब इनको मेंटेन रखें, ये बहुत अच्छी है। निबंध के अंदर बहुत जरूरी है, आप पॉइंट्स मत लगाना, कोई डायग्राम फ्लो चार्ट मत बनाना निबंध में, निबंध होती है इसलिए पैराग्राफ स्टाइल में। तो औद्योगिक क्रांति के बाद नवाचारों में एक बड़ी क्रांति सूचना क्रांति थी, जिसमें सोशल मीडिया, है ना, मीडिया अशुद्धि, मीडिया नहीं मीडिया, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इंटरनेट, नवाचार भी। आज सोशल मीडिया पर हम संपूर्ण दुनिया से जुड़े हैं, लेकिन डिजिटल समाज का ये दौर वास्तविक सामाजिक अलगाव को बढ़ावा दे रहा है। उदाहरण के लिए आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों के लाखों फॉलोवर हैं, लेकिन नोट फॉर दिल से कनेक्ट, देखो कितने अच्छे कीवर्ड्स हैं,
वेरी वेरी गुड कीवर्ड्स हैं। ये मायने रखता है कि आप कितने अच्छे कीवर्ड्स के साथ में जो करंट अफेयर है उसको अपने आंसर में ला रहे हो। घरों में फबिंग जैसी, मतलब ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया की क्रांति का पार्ट है। नवाचार किया हमने एक दूसरे से जुड़ने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ हमने क्या खो दिया? विवेक खो दिया, इमोशन खो दिया, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी वो खो दी। और वही निबंध का सार था कि फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर वही होगा जो नवाचार इनोवेशन को साथ लेके चलेगा। तो इनका जो निबंध जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, मेरा तरीका था पहले मैं नेगेटिव बताऊंगा, पॉजिटिव बताऊंगा, वे फॉरवर्ड बताऊंगा। इनका तरीका क्या है? दोनों को मिश्रण करके लिखा है। ये भी अपने आप में कला है, ये भी एक तरीका है। मैं भी कई बार ऐसे लिखता हूँ कि मैं मिश्रण करके लिखता हूँ, जैसे इन्होंने लिखा है। ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। आजकल ये ट्रेंड में है, ये तरीका ट्रेंड में, नो डाउट इसको अपनाया जा सकता है कि ये शुरू से दोनों को साथ लेके चल रहे हैं अपने पैराग्राफ में। नवाचार और साथ में विवेक को साथ लेके चल रहे हैं अपने हर एक डायमेंशन में। ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। ठीक है, कॉपी चेक करते करते मैं भी बहुत सीखता हूँ और फिर वो अपना अनुभव बच्चों के साथ साझा करता हूँ लाइव क्लास में। मैं भी अपनी गलतियों पे आज भी काम करता हूँ। एज ए मेंटर में सीखता हूँ टॉपर्स कैसा लिखते हैं, नए बच्चे कैसा लिख रहे हैं, मैं क्या सोचता था, और मैं अपने आप में सुधार करता हूँ आज भी, है ना। ये बहुत फ़र्क पड़ता है। परिणाम स्वरूप सक्रिय मतलब सुनने वाली जो चीज़ें उसमें कमी है, संज्ञानात्मक ह्रास है, मतलब संज्ञान बुद्धि बुद्धि विवेक उनका ह्रास है, डोपामाइन या एडिक्शन है, ठीक है। गेट्रिफिकेशन के लगातार रील्स होने, ये तो देखो युवा, ये बहुत बड़ी बात है कि इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, मैं इनको लिखूंगा कि आपके जो उदाहरण हैं, आपके उदाहरण हैं, आपके डेटा है, आपके कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इनको बदलना नहीं है, इनको कीप इट अप करना है, मतलब इनको कीप इट अप, इनको आगे बनाए रखें, मतलब वेरी वेरी गुड में आएगा ये। ठीक है, ऐसे ऐसे नवाचार एग्जामिनर बहुत प्रभावित होगा कि बच्चे का लिखने की स्टाइल देखो कैसे वो गागर में सागर, मतलब मिश्रण देखो शब्दों का। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ के बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। और मुझे ऐसा लगता है, इतनी कॉपियाँ चेक करता हूँ, इतने आंसर देखता हूँ, तो जब एग्जामिनर की फीलिंग आपके आंसर के प्रति पॉजिटिव आने लगती है, तो आप धीरे धीरे एग्जामिनर से क्या करते हो? आंसर छीनने लगते हो। तभी कहा जाता है यूपीएससी में आंसर मिलते नहीं है, मार्क्स मिलते नहीं है, मार्क्स छीने जाते हैं। चाहे वो मेंस के एग्जाम हो, चाहे वो इंटरव्यू का आपका अनुभव हो। मैंने 4 इंटरव्यू दिए, तो मैंने एक जर्नी में इसमें सीखा है, मतलब कि मार्क्स देने वाला कोई नहीं होता, आप लेने वाले होते हैं, है ना। इस जर्नी में ये सीखा है। आपकी मेहनत, आपकी काबिलियत, आपकी अप्रोच, आपकी अभिवृत्ति, आपकी सोच, तार्किक अभिवृत्ति, है ना। तो कितनी मेहनत है। और इससे पहले भी जिनकी मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी 2 इंटरव्यू दे चुके हैं और बड़े विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है, और उम्मीद है कि इस बार इनके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे मेंस में, मुझे उम्मीद है। और एक दिन शायद मैं ये वीडियो बनाऊँ, दिखाऊँ ये कॉपी दोबारा कि ये वही कॉपी थी जो मैंने 6 महीने 7-8 महीने पहले आपको बताया था कि ये एक भावी टॉपर जो यूपीएससी टॉपर है हिंदी माध्यम का, उसकी कॉपी मैं आपको दिखा रहा था। ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ है। मतलब हमारी मेंटरशिप में जुड़े थे पहले, जैसे रैंक 53, रैंक 53 है मोहन जाखड़। मैं प्राउड से कह सकता हूँ कि उनकी कॉपी ऐसे एक दिन में चेक करा था। रैंक 3 हिंदी माध्यम में 2023 में रैंक आई थी। हाँ, अपने दीपक चौधरी है, उनकी रैंक आई थी 700 कुछ के, आईआरएस बने, बाद में वो आईपीएस भी बने। मोहन मंगावी की कॉपी ऐसे चेक करा था। और प्राउड से मैं यही कह रहा था अपने स्टूडेंट के, जो बैच चलते हैं उसमें बोलता था कि देखो ये बच्चे कितना अच्छा लिख रहे हैं। और वो उम्मीद और विश्वास पर खरे उतरे सारे के सारे आज जो जुड़े थे, मतलब मोस्ट ऑफ। हालांकि सब काबिल है। मैं ये अभी भी ये कहता हूँ कि मेंटर की भूमिका मुश्किल से 2 से 3% होती है, लेकिन ये भूमिका यदि मेंटर अच्छे से निभाएं तो बच्चे की जो सफलता है उसमें बड़ा योगदान हो सकता है। ठीक है, आप रिलेट कर पाओगे इसी से। आगे बढ़ते हैं, निबंध चेक करते हैं कि आज मानव एआई के ज़माने में जी रहा है, जहाँ जेनेटिव एआई, मतलब इनके करंट का समावेश कितना है। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके निबंध में करंट मुद्दे, जो करंट अफेयर चल रहे हैं, करंट मुद्दे चल रहे हैं, करंट मुद्दे, डेटा, ये बहुत अच्छे हैं। मतलब ये समावेशन का होना चाहिए, इनका समावेशन बहुत अच्छा है। इससे एग्जामिनर बहुत इंप्रेस होगा कि आप देश दुनिया की जानकारी रखते हो और कैसे स्टैटिक फिलोसफिकल ऐसे को प्रैक्टिकल वे में लिखते हो। बहुत लोग फिलोसफिकल ऐसे में गलती करते हैं। उनको ये लगता है कि बहुत सारे राइटर्स या थिंकिंग या थ्योरीज वाले पार्ट को मैं लिखूंगा तो नंबर ज़्यादा आएंगे। नहीं आएंगे जब तक आप ह्यूमन प्रॉब्लम्स और ह्यूमन जो सॉल्यूशंस है प्रॉब्लम्स का वो नहीं लिखोगे, प्रैक्टिकल वे में लिखोगे, आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। अभी तक तो देखो ये फ्लो मेंटेन है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है निबंध को देख के। ठीक है, इसके अलावा डेटा एल्गोरिथम की सहायता से मानव को साधन बनाकर तकनीक के उत्पाद की तरफ वो को बढ़ावा दिया। और कांट के साधन देखो, अच्छी बात क्या है, कैसे उन्होंने विचारों को, फिलोसफिकल विचारों को, कांट का जो नैतिक कर्तव्य है ना, कैसे अप्लाइड कर दिया। मतलब लगा ही नहीं कि मतलब एकदम थ्योरी लिखी है। और इसके अलावा जैसे एक फिल्म द मिशन स्टोपन, क्या नाम है, द मिशन स्टोपन, स्टोफ,
में दर्शाई गई जहाँ तकनीकी निर्भरता के कारण मानव के द्वारा एक दरवाज़ा कैसे खोलता है और क्या सोचना। कितने अच्छे विचार है यार, मतलब मज़ा आ गया आज तो। निबंध लास्ट जब निबंध में 2 निबंध पढ़ा था, मैं इनको साफ बोल रहा था कि यार बिल्कुल भी निबंध अच्छा नहीं है, मुझे मज़ा नहीं आया पढ़ के, और आपको सुधारना चाहिए। मैंने इनसे रिक्वेस्ट या मतलब ऐसे कहा कि यार आप बहुत नज़दीक अपने लक्ष्य के हैं, क्योंकि आपके जीएस का वो जो मेथड है ना बहुत तगड़ा लगा मुझे। ऑप्शनल सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ अच्छी है, निबंध कहीं ख़राब नहीं करते मतलब। और इन्होंने खरा उतरा मतलब, और जिद की कि सर इस बार आप ना निबंध अच्छे से चेक करके मुझे नंबर भी देना और बताना कि और क्या क्या कमी है। मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगा इनका। राइटिंग भी काफ़ी इंप्रूव हो गई, पहले राइटिंग भी थोड़ी सी अजीब सी थी इनकी, और काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा मार्टिन हाइकर, क्या बात है यार, मतलब मज़ा आ गया। जैसे स्टॉपर्स के निबंध इंग्लिश मीडियम के पढ़ते थे पहले से निबंध, या आपने जैसे रवि सियाग के निबंध देखे वैसे निबंध होते थे ऐसे। तो ये काफ़ी ज़्यादा अब मेरा इस निबंध को लेकर मेरी पॉजिटिव थिंकिंग बन चुकी है। अब मैं नॉर्मली आगे जैसे एग्जाम में देखता है कि हाँ अच्छा लिखा है, नो डाउट जो मानक होते हैं निबंध के सारे खरे उतर रहे हैं। निबंध के 4 मानक होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आपका निबंध एक कहानी की तरह होना चाहिए जिसका फ्लो अच्छा हो। आपके निबंध में इमोशन बहुत अच्छे होने चाहिए। आपका निबंध विषय के नज़दीक होना चाहिए, जो विषय पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, उससे आउटसाइड नहीं जाना चाहिए। और इसके बाद में मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होनी चाहिए जिसके अंदर डेटा, करंट एग्जाम्पल और विविधता आनी चाहिए। तो ये सारे के सारे मानक निबंध के अंदर खरे उतर रहे हैं, और वो निबंध नंबर लाने वाला होता है। इसके बाद में आपका प्रेजेंटेशन, आपकी पैराग्राफ स्टाइल, आपकी लिखने की स्टाइल, आपकी भाषा पे पकड़ और आपका सुंदर प्रेजेंटेशन, ये मायने रखता है। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है। इसके अलावा हो सकता है आप जो बच्चे जैसे इस निबंध को देख रहे हो, आपका एक नज़रिया हो सकता है, आपकी एक राय हो सकती है इस निबंध को लेकर। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपकी राय का रेस्पेक्ट करूंगा। हो सकता है आप भी निबंध को लेकर अच्छी समझ पकड़ रखते हो। मेरा अनुभव तो आप मैंने बता दिया कि यूपीसी के एग्जाम को लेकर मेरा अनुभव क्या है, कितनी बार अच्छे मार्क्स मिले, कितना मैं निबंध पढ़ाता हूँ, कितनी कॉपी चेक करता हूँ, उसके हिसाब से मेरा अनुभव बता दिया। और लोगों के नंबर भी आए हैं। जैसे मैंने किसी को बोला कि 130 आएंगे, तो वहाँ पे हो सकता है 120 आ गए। किसी को 130 बोला तो हो सकता है 140 आ गए, लेकिन उसके इर्द गिर्द एक रेंज बन जाती है। ठीक है। तो आज तकनीक उत्पादन को बढ़ावा देकर संसाधनों के दोहन को दिया जा रहा है। फास्ट फूड के जैसे में नए नए कपड़े, जूते। ठीक है, जूते में बड़ी मात्रा है छोटी मात्रा, ये थोड़ा कन्फ्यूजन कर रहा है ना मेरे हिसाब से। जूते में छोटी मात्रा आएगी या बड़ी मात्रा आएगी, ये देख लेना, अशुद्धि चेक कर लेना। ठीक है, हो सकता है बड़ी मात्रा मुझे लग रही है ना। अशुद्धि देख सकते हैं यहाँ पे। कई बार अशुद्धियाँ एग्जामिनर की नज़र में ज़्यादा आती हैं तो नंबर कट जाने लगते हैं, लेकिन इनकी अशुद्धियाँ कोई खास नहीं है, छोटी मोटी अशुद्धियाँ। ठीक है। इसके अलावा विचार बहुत अच्छे हैं। बीच बीच में इंग्लिश का कीवर्ड लिख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बेजा इस्तेमाल नहीं करें, अपनी लैंग्वेज पे ज़्यादा पकड़ बनाएं। ठीक है। विज्ञान और तकनीकी और नवाचार में सीमित क्षेत्रों को सीमित नहीं रहकर कृषि क्षेत्र में भी देखो अब डाइवर्सिटी धीरे धीरे हरित क्रांति से लेकर ये बातचीत होने लगी है, अलग अलग समस्याओं पे बातचीत होने लगी है। अब नॉर्मली ये आइडिया लग जाता है कि इस डायमेंशन में क्या कहना चाहते हैं, तो वहाँ पे इन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव सब बातों की यहाँ पे बात की है ना। इन्होंने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव को एक ही पैराग्राफ में, नवाचार और विवेक को एक ही पैराग्राफ में दिखाने की कोशिश की है। हाँ, दोनों चीज, मतलब सकारात्मक प्लस नकारात्मक का समावेशन समावेशन विषय के अनुसार, विषय के अनुसार है। विषय में ये पूछा गया था अनुसार है, क्योंकि वहाँ नवाचार और विवेक कैसे उस टेक्नोलॉजी का हमें उपयोग करना है। तो हमने हरित क्रांति में तो क्या किया, नवाचार किया, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमने इन्वायरमेंट को, इनको नुकसान किया है। नहीं, बहुत ही अच्छा है ये। देखो मैं क्या कर रहा था, मैं मल्टी डायमेंशन बनाने के लिए दोनों को अलग अलग लिख रहा था, इन्होंने क्या किया, दोनों को साथ लिख दिया। और अब मैं, जैसे हमने शुरू में बात की थी कि ऐसे लिखा जा सकता, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंटीग्रेशन का वाला पार्ट ज़्यादा मजबूत होता है ना। मैं भी ऐसा करता हूँ, बहुत बार करता हूँ। अलग अलग अप्रोच हो सकती है निबंध को लेकर, तो मुझे ये आइडिया पसंद आ रहा है। आगे से मैं भी ऐसा ही लिखूंगा, या बच्चों को जब बताऊंगा तो इस इंटीग्रेशन वाले पार्ट पर और बताने की कोशिश करेंगे। हालांकि 3 4 5 तरीके होते हैं निबंध लिखने के, तो ये बढ़िया है। धीरे धीरे नवाचारों का प्रसार प्रशासनिक क्षेत्र, अब देखो अलग अलग डाइवर्सिटी है, प्रशासन, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, साइंस और टेक, उसमें अलग अलग इनका आ रहा है। तो इन्होंने बोला कि एक तरफ जहाँ पे हम आजकल नवाचारों को प्रसार प्रशासनिक क्षेत्र में, जैसे प्रशासन में टेक ड्राइव गवर्नेंस की बात करें, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, इनका करंट अफेयर कितना मजबूत है, फैक्ट इनके कितने मजबूत है, डाइवर्सिटी कितनी मजबूत है। तो इन्होंने अलग अलग एंगल से बताने की कोशिश की। साथ में इन्होंने एक और आपने चीज़ नोटिस की होगी, कैसे ये थिंकर को, फिलोसफिकल आइडियाज़ को प्रैक्टिकली कैसे डालते हैं। ये बहुत तगड़ा समावेशन है इनका। ये समस्याएं हम प्रशासन तक ना देखकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी देखें, वहाँ टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी इनकी बात की जा रही है। डिजाइनर बेबी की आजकल बात चल रही है। ठीक है, विविधता जैसे, लेकिन साथ में हथियार, वायरस, दोनों चीज़ें साथ लेके चल रही है। दोनों चीज़ों का समावेशन, आप समझ में आ गया कि ये क्या कहना चाह रहे थे, वो आप पूरी तरह से मुझे समझ में आ चुके हैं। अब मेरी पॉजिटिव थिंकिंग बिल्कुल लग रही है। जैसे जैसे तकनीक नवाचारों की गति बढ़ी है तो समाज में तरीकों बदलाव भी हुए। उदाहरण के लिए साइबर बुलिंग, आज इनके ना
पैराग्राफ स्टाइल करने की तरीका भी बहुत अच्छा लगा। रोज़ क्या कर रहे थे, ये उदाहरण लेके के पैराग्राफ स्टाइल शुरू कर रहे थे, लेकिन आज इनका मुझे सुधार दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, और दर्शन को बहुत ही अच्छे से इन्होंने प्रैक्टिकली यहाँ पे कोशिश की है, प्रैक्टिकल आइडिया के साथ में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवाचारों में भूचाल। अब देखो विविधता में क्या होता है, ना केवल आप क्षेत्रीय है, राष्ट्र के, राज्यों के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम्पल भी दो। जैसे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर अंडरलाइन पर नवाचारों ने भूचाल सा ला दिया। उदाहरण के लिए हथियारों का निर्माण, परमाणु बमों का आविष्कार, एआई जैसी तकनीक को अपनाने के लिए संसाधन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा बिग टेक कंपनियों द्वारा डीप स्टेट का कार्य एवं विभिन्न देशों ने राजनीतिक अस्थिरता संघर्ष उत्पन्न करना को बढ़ावा दिया। उदाहरण के लिए कांगो में, कितनी बड़ी बात है यार, मतलब बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ पे इनकी जो बहुआयामी दृष्टिकोण है ना, जो निबंध की एक प्रमुख मानक है, सबसे बड़ा मानक नंबर दिलाने में, बहुआयामी दृष्टिकोण, मतलब मल्टी डायमेंशन अप्रोच, बहुत अच्छा है। मतलब जो नंबर दिलाता है, मतलब बहुत अच्छा। ठीक है, आगे देखें। नवाचारों के प्रसार ने आज भारत व विश्व के अन्य देशों स्मार्ट सिटी, देखो अलग अलग सोसाइटी को लेकर, स्मार्ट सिटी को लेकर, देखो ये कीवर्ड्स, देखो माइकल सेडल के अनुसार गेटेड सोसाइटी, ये कीवर्ड्स बहुत अच्छे से यूज किए हैं। विचारकों का, थिंकर का इन्होंने बहुत अच्छे से यूज किया है हर एक पैराग्राफ में। इसी तरह आपने देखा कि नवाचार और विवेक का संतुलन ना होने के कारण किस तरह परिस्थितियां बन जाती है कि नवाचार विनाश को बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसे जो दार्शनिक बोधिसत्व दलाई लामा से लेकर करुणा, आप इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट है। वही तकनीक का प्रयोग जॉन रोल्स के सिद्धांत में न्याय के सिद्धांत का पालन करने में नवाचार की पहुंच को लेकर। आजकल नए जो थिंकर्स हैं, नए जो आइडिया, उनको भी ये साइबर अटैक से लेकर बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये भी तो आना चाहिए था ना राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर। इसी प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर को लेकर ये बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय मानववाद के सिद्धांत को लेकर। नेल्सन मंडेला का उबंटू या उटबंडू दर्शन क्या है, मतलब उबंटू दर्शन, जो विश्व के प्रत्येक व्यक्ति की भलाई सोचने। ठीक है, लास्ट में फिर अब ये धीरे धीरे निष्कर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। थोड़ा समय होता तो वे फॉरवर्ड बता सकते थे कि क्या करना चाहिए था, वो बता सकते हैं, लेकिन कई बार वो निष्कर्ष में भी आ सकता है। आज के इस युग में तकनीकी नैतिकता, इनसे बचना चाहिए, ये काटापटी नहीं करनी चाहिए। एथिक्स और डिजाइन के सिद्धांत महत्वपूर्ण है। तो मार्क बुबेर आई दो, जिसमें दूसरों की गरिमा का पालन करना, बहुत अच्छे मतलब लग रहे हैं। इससे फ़र्क ये पड़ रहा है कि ये अपने करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में मिलो आ गए, मिलो जाना है। देखो सुधार का ये था कि थोड़ा सा ये हो सकता है वे फॉरवर्ड बताए, लेकिन चूंकि ना जिस हिसाब से इन्होंने विश्लेषण किया ना, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत ज़्यादा कमी है। तो मैं इनको, जैसे ये 125 मार्क्स का है ना, 125 मार्क्स में से मैं इनको दूंगा 65 मार्क्स दूंगा मैं, 65 प्लस ही आएंगे। ठीक है, इतने मार्क्स इनको देने वाला हूँ मैं। और इनकी अब मार्क्स लिखूंगा कि आपकी जो मार्क्स रेंज है ना, आपकी जो मार्क्स की रेंज है, जो यूपीएससी मार्क्स रेंज जो है कितनी आएगी यूपीएससी के एग्ज़ाम में, इनको मिलेंगे 120 से लेकर 140 के बीच। यदि ऐसा ये नियम लिखते हैं ना, तो इनको यूपीएससी के एग्ज़ाम में इनको मार्क्स मिल सकते हैं 120 से 140 के मध्य। और जहाँ तक मेरा इनका पहले अनुभव, इनको 110-15 मार्क्स तो पहले मिल चुके हैं, 110-15-20 मार्क्स तो इनके पहले भी आए हैं, मतलब तो एक अनुभव भी कहता है कि इनको पहले ही जब आ चुके हैं, तो 120 से लेकर 125 भी आ सकते हैं, 130 भी टोटल मार्क, दोनों निबंध की बात कर रहा हूँ, ये एक निबंध इन्होंने लिखा है। ठीक है, और मेरा एक और इनको सजेशन होगा कि आप ना ऐसे में क्या करो, ऐसे में 2 निबंध 3 आवर में लिख के दिखाएं। अब 3 आवर में लिख कर दिखाएं, एक साथ लिख कर दिखाएं, ताकि दोनों निबंध चेक करेंगे, दिखाएं, लिख कर दिखाएं, मतलब या दिखाइए, लिख कर दिखाएं। ठीक है, इनको बोल दूंगा, और साथ में इनसे फ़ोन पे बात भी की जाएगी कि क्या अच्छाई थी, क्या और सुधार हो सकता है, वो मैं बाद में फीडबैक दे दूंगा। तो आपको कैसा लगा आज का निबंध? इससे मुझे लगता है कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। यदि आप लास्ट तक कोई आया है तो कमेंट करना कि आपने लास्ट तक देखा है, अपनी राय जरूर देना कि आपको कैसा लगा और सीखने को मिला नहीं मिला, कि एक निबंध में क्या होता है क्या नहीं होता है। और देखो ये कोई, मैं आपको फिर बता देता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके इतने 120 भी आ सकते हैं, 140 भी आ सकते हैं, 135 भी आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है यूपीएससी क्या करता है, उनका मार्किंग पैटर्न होता है। हमेशा आप जो अनुभवी लोग हैं वो समझते हैं, यूपीएससी का एक मार्किंग पैटर्न होता है, किस पेपर को कितना वो कई बार मार्क्स ऊपर नीचे कर लेते हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है। एक समय निबंध में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, आजकल थोड़ा टाइट मार्किंग चल रही है, तो निबंध में एवरेज मार्क्स 100 के आसपास भी आ गए आजकल। तो हो सकता है मतलब 110, 115 ऐसे भी आ सकते हैं आने को, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इनको 120-25 तो नॉर्मली मिलने वाले हैं। 120-25 तो कहीं नहीं जाने वाले, अभी ऐसा लग रहा है, पहले से इनके निबंध ज़्यादा बेटर हुए हैं। और चूंकि इनका ये तीसरा मेन, चलो मिलते हैं, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, धन्यवाद।